नमस्कार साथियों, मेरा नाम विहान। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथी में 397 पदों के ऊपर भर्तियां निकली हैं और ऑफिशियल सिलेबस भी आ चुका है। अगर आपको ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए, ठीक है जी, तो आपको मिल जाएंगे। सिंपल आपको यहाँ पर व्हाट्सएप करना है, ठीक है। हमारे एक्सपर्ट्स ने हर एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरी बेस में कवर करवा दिया है, ठीक है। और अगर आप इन सभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अच्छे से देख लेते हैं तो कम से कम आपकी 50 से 60% की तैयारी तो इन लेक्चर से हो जाएगी। और बाकी की तैयारी आपकी होगी एमसीक्यू से, बाकी की तैयारी आपकी होगी टेस्ट से, ठीक है। और जितने भी हमारे टेस्ट रहते हैं ये आप उन अभ्यर्थियों के साथ लगाते हैं जो ऑलरेडी यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथी की तैयारी कर रहे हैं। इससे आपको होता क्या है कि आपका रैंक आपको पता चलता है, आपको अपना ग्राफ पता चलता है, आप कितना स्कोर कर रहे हैं, बाकी एस्पिरेंट्स कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये फाइनल में जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे, ठीक है, एग्जाम देने, तो आपको इन्हीं अभ्यर्थियों के साथ compete करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों ना हो पहले ही इतने सारे टेस्ट आप रिटन एग्जाम से पहले पहले लगा लें, ठीक है, ताकि फिर दिक्कत कोई भी परेशानी आपको ना आए, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। 16018 हमारा टेस्ट नंबर रहेगा, ठीक है। और बाकी के टेस्ट आपको इस व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, ठीक है। 8278723715 पर व्हाट्सएप कर लीजिए और आपको प्रीवियस सारे टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एडल्ट हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ चेन्स, यानी कि बेसिक हीमोग्लोबिन में चेन होती है। जल्दी से बताना है, ऑप्शंस आप सभी के सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जल्दी से फास्ट, क्योंकि 3 सेकंड सभी के पास रहेंगे, ठीक है। जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। देखिए इस इमेज को बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें आपको क्या चीजें नजर आ रही हैं। इसमें देखिए आपको सबसे पहले क्या चीज नजर आ रही है, आपको अल्फा की एक चेन दिख रही है, ठीक है। आपको आयन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। रेड ब्लड सेल आपका हो गया, बी चेन होगी, ठीक है, बी चेन और हेम ग्रुप, लेकिन ये और आपका अल्फा चेन, लेकिन ये चीजें है क्या, ठीक है। इन चीजों को हम अब अच्छे से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशंस के जरिए एग्जामिनर पूछता है तो आपके पास आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझाया है। देखिए क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज है, हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें समझते हैं, ठीक है। देखिए बेसिक हीमोग्लोबिन दो प्रकार की श्रृंखलाओं से बना होता है, आपका अल्फा और एक बीटा, ठीक है। अल्फा श्रृंखला में कितने एमिनो एसिड होते हैं, 141 एमिनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं, 141 एमिनो एसिड, ठीक है। और बीटा श्रृंखला में 146, ठीक है, 146 एमिनो एसिड होते हैं। लेकिन एग्जामिनर पूछता है, कई बार एसिड पूछ लेता है, एमिनो एसिड से पूछ लेता है कि भाई बता दीजिए अल्फा श्रृंखला में कितने एमिनो एसिड होते हैं, तो आपको याद रखना है 141, ठीक है। और बीटा श्रृंखला में 146 एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है। दो प्रकार की श्रृंखलाओं से बनता है बेसिक हीमोग्लोबिन, ठीक है, अल्फा और बीटा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, चलिए समझते हैं इसको अच्छे से। एक सेकंड दीजिए। ठीक है, देखिए वयस्कों में सबसे सामान्य प्रकार हीमोग्लोबिन ए यानी कि एच बी ए होता है, ठीक है, जो दो अल्फा और दो बीटा श्रृंखलाओं से बना होता है, ठीक है जी। वयस्क रक्त में थोड़ा सा हीमोग्लोबिन यानी कि A2 HbA2 भी होता है, जो दो अल्फा और दो डेल्टा श्रृंखलाओं से बना होता है, ठीक है। आपको इतना तो याद रखना ही है, ठीक है। देखिए हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन से बनता है और उसे फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। हर हीमोग्लोबिन अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है। ये याद रख लेना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है। जिनमें से प्रत्येक में एक हेम समूह होता है। देखिए अभी हमने ऊपर यहाँ पे हेम समूह के बारे में पढ़ा, ठीक है, मैंने आपको इमेजेस के जरिए बताया। अब इस हेम ग्रुप का काम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए हेम समूह होता है जिसमें आयन होता है जो ऑक्सीजन को बांधने और छोड़ने में सक्षम होता है। देखिए हेम समूह प्रत्येक चेन अल्फा और बीटा दोनों के साथ एक हेम समूह जुड़ा होता है। हेम समूह में आयरन होता है जो ऑक्सीजन के साथ बंध सकता है। ये गुण होमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को फेफड़ों से टिश्यूज तक और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज यहाँ पर एग्जामिनर ने यही पूछी थी कि भाई हमें ये बता दो कि एडल्ट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ चेन्स, चेन्स के बारे में ये पूछ रहा था, ठीक है। बेसिक हीमोग्लोबिन में चेन होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। और इसमें हमने हेम ग्रुप को अच्छे से डिस्कस कर लिया, ठीक है, बी चेन को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, और अल्फा चेन को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है।
तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ा-सा आपको याद रखना है, थोड़ा-सा रिलेट करना है, अगर क्वेश्चंस बनता है तो मुझे नहीं लगता है कि आपका क्वेश्चंस कभी गलत होने वाला है, ठीक है? चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन असामान्य होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल? ठीक है, जल्दी से बताना है, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है? तो देखिए इसका सही आंसर है सिकल सेल एनीमिया। क्या इसका सही आंसर होगा? सिकल सेल एनीमिया। तो देखिए क्यों इसका यही आंसर होगा, ठीक है, बाकी क्यों नहीं होंगे, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है। देखिए नॉर्मल, इस इमेज को बड़े ध्यान से देखिए, ये आपका नॉर्मल आरबीसी यानी कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन की ये इमेज बता रहा है, ठीक है, और ये सिकल सेल सिकल आरबीसी यानी कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। इसमें आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ये कुछ अर्धचंद्राकार अर्धचंद्राकार टाइप का आपको दिख रहा है, ठीक है, यानी कि ये क्या है यहाँ पे, ये सिकल आरबीसी है जो कि हमारा एबनॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। अब इसी को अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार ध्यान से। देखिए सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन असामान्य होता है, ठीक है। इस स्थिति में हीमोग्लोबिन एस यानी कि एचबीएस होता है, जो रक्त कोशिकाओं को, ठीक है, ब्लड वेसल्स को, ठीक है, अर्ध चंद्राकार यानी कि सिकल आकार में बदल देता है, जिससे रक्त प्रवाह में रुकावट होती है और फिर काफी ज्यादा जटिलताएं उसमें उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो इमेज के जरिए अब आपको सारी चीज फीड हो चुकी है आपके दिमाग में। नॉर्मल आरबीसी की जब भी बात होगी तो आपको पता है कि ये वाली इमेज, इसको ध्यान से देखो, मतलब कंप्लीट होगा और ये कुछ अर्ध चंद्राकार टाइप का हो जाएगा, जिसको हम सिकल सेल में कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल। जब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात हो रही है तो याद रख लेना कि सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल में हमने कुछ पढ़ा था कि भाई ये कुछ अर्ध चंद्राकार टाइप का होता है, ठीक है, आकार में उसको बदल देता है, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है उसमें काफी ज्यादा रुकावट आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लीवर डज नॉट सिंथेसाइजेस, ठीक है, यकृत निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण नहीं करता है, यानी कि लीवर डज नॉट सिंथेसाइजेस, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने, गामा ग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन या फिर फाइब्रिनोजेन। जल्दी से बताना है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। लीवर डज नॉट की वहां पे बात हो रही है, लीवर डज नॉट सिंथेसाइजेस, ठीक है, बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गामा ग्लोबिन, ठीक है। अब देखिए इसका यही क्यों आंसर होगा, इंपॉर्टेंट तो ये भी है। देखिए यकृत यानी कि लीवर, ठीक है, गामा ग्लोबुलिन का संश्लेषण नहीं करता यानी कि एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन जिसे एंटीबॉडी भी कहा जाता है, याद रखना गामा ग्लोबुलिन को एंटीबॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस बनता है यहाँ से, ठीक है। और उसका जो उत्पादन है मुख्य रूप से प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक है, जबकि लीवर एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जैसे प्रोटीन का उत्पादन करता है, ठीक है। किसका करता है, याद रखो इसको, ठीक है, किसका करता है, जबकि जबकि यकृत यानी कि लिवर एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जैसे प्रोटीन का उत्पादन करता है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों में मदद करते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, गामा ग्लोबुलिन नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि जो आपका गामा ग्लोबुलिन का है संश्लेषण यानी कि अब्जॉर्प्शन नहीं करता है, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन जिसे एंटीबॉडी भी कहा जाता है, ठीक है, जो किसका उत्पादन मुख्य रूप से करता है, जो प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक है। ये याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से डिफरेंसेस कई बार पूछ लेता है, कई बार मॉडिफिकेशन क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए, मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी ऑफ आरबीसी इज ड्यू टू, ठीक है, आरबीसी की झिल्ली की अखंडता किसके कारण होती है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझा करें, ठीक है, कि क्वेश्चंस क्या बन रहा है, ठीक है। देखिए मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी ऑफ आरबीसी इज ड्यू टू, क्या ये प्रोटीन है, स्पेक्ट्रिन है, एंकोरिन है या फिर ग्लाइकोफोरिन है, जल्दी से बताइए, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्पेक्ट्रिन। देखिए आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की झिल्ली की मजबूती और स्थिरता, ठीक है, स्पेक्ट्रिन नामक प्रोटीन के कारण होती है, बस इतना याद रखो, ठीक है। यह प्रोटीन झिल्ली के अंदर जाल जैसा ढांचा बनाता है, जो कोशिका को मजबूत और लचीला बनाए रखता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि भाई हमें ये बता दो कि मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी ऑफ आरबीसी इज ड्यू टू किसके कारण होती है, तो हमने एकदम से बता दिया कि स्पेक्ट्रम के कारण होती है, ठीक है।
अब देखिए आपको पता चल चुका है कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल की झिल्ली की मजबूती, ठीक है, और स्थिरता स्पेक्ट्रिन नामक प्रोटीन के कारण होती है। बस इतना याद रखो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है फिजियोलॉजी और ये बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे गैस्ट्रिन का स्त्राव कहाँ से होता है, यानी कि गैस्ट्रिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से होता है भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कहाँ से होता है, सभी को आना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है। गैस्ट्रिक का जो सीक्रेटेड कहाँ से होता है, कहाँ से फ्रॉम होता है, ये होता है आपका पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है। अब देखिए इमेजेस को, इस इमेजेस को बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पाइलोरिक एंट्रम आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका स्टमक एनाटॉमी है, ठीक है। अब आपको ये चीज दिख गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि अगर क्वेश्चंस बने तो आपके पास आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए गैस्ट्रिक एक हार्मोन है जिसका स्राव पाइलोरिक एंट्रम यानी कि पेट के पाइलोरस भाग से होता है। ये हार्मोन पेट में एसिड का उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि गैस्ट्रिन का स्त्राव कहाँ से होता है, पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है, याद रख लो। देखिए आपको उतना पढ़ना है जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूँ, ठीक है, अगर आपने 5,000 क्वेश्चन सीरीज पढ़ लिए, थ्योरी क्लासेस अच्छे से लगा लिए, 2500 क्वेश्चन कंप्यूटर का अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, 397 पोस्टों में से आपकी एक सरकारी पोस्ट जो है वो पक्की हो जाएगी, बस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट्सएप कर लेना, एक्सपर्ट्स आपके लिए 24/7 हेल्प के लिए बैठे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट, यानी कि कैल्शियम के अवशोषण के लिए निम्नलिखित आवश्यक है, तो उसको छोड़ के, ठीक है। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शंस आप सभी के सामने है। क्या ये बाइल साल्ट इसका सही आंसर होगा, कैल्सिटोनिन, या फिर विटामिन डी, या फिर पैराथायराइड हार्मोन इसका सही आंसर होगा। जल्दी से बताइए क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कैल्शियम के अवशोषण के लिए, ठीक है, उसके अब्सॉर्प्शन के लिए सारी चीजें निम्नलिखित है, लेकिन उसको किसी एक को छोड़ के, ठीक है, तो वो चीज क्या है, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्सिटोनिन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कैल्शियम के अवशोषण के लिए पित्त लवण और विटामिन डी आवश्यक होते हैं, क्योंकि पित्त लवण कैल्शियम के अवशोषण को सहायक बनाते हैं और विटामिन डी कैल्शियम को आंतों में अवशोषित करने में मदद करता है। कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है जो कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैल्सिटोनिन एक क्या है, हार्मोन है जो कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करेगा, ठीक है, लेकिन ये कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन में कोई भी भूमिका नहीं निभाता है। बस इसका मेन पॉइंट याद रख लो आप, ठीक है। कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है जो कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करेगा, लेकिन ये अवशोषण में यानी कि अब्सॉर्प्शन में उसकी कोई भी इंपॉर्टेंट रोल जो वो नहीं निभाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही बात हुई थी कि द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट, उसको छोड़ के, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्सिटोनिन, ठीक है। कैल्सिटोनिन के बारे में हमने अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाड़ी दबाव जब रक्त अंगों में प्रभावित होता है तो किसके कारण बदलता है, यानी कि ब्लड प्रेशर वेरियस एज ब्लड फ्लोज टू द एक्सट्रीमिटीज ड्यू टू, बताना है जल्दी से, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पल्स प्रेशर की, ठीक है, वेरियस की, एज ब्लड फ्लोज टू ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ड्यू टू, ठीक है, किसके कारण बदलता है। ऑप्शंस हैं आपके सामने है, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चेंज इन वेसल वॉल। क्यों इसका यही सही आंसर होगा, ठीक है, बाकी क्यों नहीं है, देखिए इसको थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। देखिए नाड़ी दबाव यानी कि पल्स प्रेशर रक्त के प्रभाव के दौरान रक्त वाहिकाओं की दीवार में परिवर्तन के कारण बदलता है, यानी कि ब्लड प्रेशर चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग ब्लड फ्लो, ठीक है। as blood flow from the heart to the organs, the tension and elasticity of the blood vessels wall change, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है जब रक्त दिल से अंगों की ओर प्रभावित होता है तो रक्त वाहिकाओं की दीवारों में तनाव और लचीलापन में बदलाव आता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर सिंपल सी बात हो रही थी, इसलिए चेंज इन द वेसल वॉल, ठीक है। ब्लड प्रेशर वेरियस एज ब्लड फ्लोज टू द एक्सट्रीमिटीज ड्यू टू, तो किसके कारण बदलता है, चेंज इन वेसल वॉल, ठीक है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और जिन्होंने पेड कोर्स ज्वाइन कर लिया है उनको ये एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है, टेस्ट नंबर के नेम से आपको मिल जाएगी, ठीक है।
चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्म मोटिलिटी इज कॉज्ड बाय, शुक्राणु की गतिशीलता किसके कारण होती है, जल्दी से बताना है। स्पर्म मोटिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है, किसके कारण ये चीज होती है, जल्दी से देखिए, जल्दी से ऑप्शंस देखिए, सभी के सामने ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोस्टेटिक स्त्राव, ठीक है। प्रोस्टेटिक सीक्रेशन के कारण क्या होता है, स्पर्म मोटिलिटी होती है, ठीक है। उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए प्रोस्टैटिक स्राव यानी कि सिक्रेशन की यहाँ पर बात हो रही है, शुक्राणु की गतिशीलता मोटिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। ये सिक्रेशन शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है और उन्हें महिला प्रजनन मार्ग में अधिक प्रभावी तरीके से गतिमान रहने में सहायक होता है। प्रोस्टैटिक स्राव में तत्व होते हैं जो शुक्राणु की गतिशीलता के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि फ्रुक्टोज, आप सभी को मालूम है कि फ्रुक्टोज जो कि आपका एनर्जी का स्रोत है, और अन्य एंजाइम जो कि शुक्राणु को सक्रिय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज पूछी गई थी कि भाई स्पर्म मोटिलिटी, ठीक है, प्रोस्टैटिक स्राव, ठीक है। तो हमने प्रोस्टैटिक स्राव को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। यानी कि मोटिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है ये स्राव, शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है और उन्हें महिला प्रजनन मार्ग में अधिक प्रभावी तरीके से गतिमान रहने में फिर सहायक करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए इन क्वेश्चन से आपका काम नहीं बनने वाला, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है। 5000 क्वेश्चन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, थ्योरी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। 397 पोस्ट में से अगर आप एक सरकारी सीट चाहते हैं, पढ़ना उतना है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयरन एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड बाय, आयरन का अवशोषण किसके द्वारा बढ़ता है, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। क्या ये फाइबर डाइट के द्वारा बढ़ता है, विटामिन सी के द्वारा, फॉस्फेटस के द्वारा, या फिर फाइटिक एसिड के द्वारा ये बढ़ता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। आयरन का अब्सॉर्प्शन, ठीक है, अवशोषण किसके द्वारा बढ़ता है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका विटामिन सी, ठीक है। देखिए विटामिन सी आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, ये आयरन को अधिक अवशोषित रूप में बदलने में मदद करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिससे आंतों द्वारा इसका अवशोषण बेहतर तरीके से होता है। विटामिन सी विशेष रूप से भोजन में आयरन के साथ सेवन करने से शरीर में आयरन की उपलब्धता में वृद्धि होती है, ठीक है। तो आयरन का अवशोषण किसके द्वारा बढ़ता है, याद रख लो, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पल्स ब्लड प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस बनती हैं इन क्वेश्चंस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए क्वेश्चन किस सेंस में पूछा जा रहा है। पल्स ब्लड प्रेशर इज, ठीक है। ऑप्शंस आप सभी के सामने है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, और किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द इसका सही आंसर होगा, यानी कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक बीपी, ठीक है। देखिए आप सभी को मालूम है कि पल्स प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के बीच का एक अंतर होता है। ये सिस्टोलिक बीपी डायस्टोलिक बीपी के बराबर होता है। पल्स रक्तचाप हृदय के संकुचन और विश्राम के दौरान रक्त वाहिकाओं में दबाव के अंतर को दर्शाता है, यानी कि पल्स ब्लड प्रेशर रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंसेस इन प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, FSH एंड ICSH आर प्रोड्यूस्ड बाय, कहाँ उत्पादन होता है, ठीक है। जल्दी से बताना है, ऑप्शन सभी के सामने है, जल्दी से बताइए। FSH ICSH आर प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एडेनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। एडोनो हाइपोफाइसिस क्या होता है इसको थोड़ा सा बता देते हैं, लेकिन पहले आपको थोड़ी सी डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए। एफएसएच का मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और आईसीएसएच की बात यहाँ पर हो रही है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, का जो उत्पादन है एडेनोहाइपोफाइसिस, यानी कि प्यूटिटरी जो ग्लैंड है उसका आगे के भाग द्वारा ये होता है, ठीक है। ये हार्मोन प्रजनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि अंडाणु और शुक्राणु के उत्पादन को ये उत्तेजित करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही थी, FSH एंड ICSH प्रोड्यूस्ड बाय, कहाँ उत्पादन होता है, ठीक है। हमने एकदम से बता दिया कि भाई देखिए एडोनो हाइपोफाइसिस इसका सही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन FSH और ICSH की भी आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। उसका जो उत्पादन है पिट्यूटरी ग्रंथि के आगे के भाग द्वारा होता है, ठीक है। और इसका जो मेन काम है, ये हार्मोन प्रजनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि अंडाणु शुक्राणु के उत्पादन को उत्तेजित करना, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, सोडियम इज मैक्सिमम इन, सोडियम अधिकतम कहाँ पे पाया जाता है, जल्दी से बताना है कहाँ पे पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को आना चाहिए, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। सोडियम इज मैक्सिमम इन कहाँ पे पाया जाता है, जल्दी से फास्ट, सभी को आंसर आना चाहिए, जल्दी से। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस, ठीक है, बाह्य कोशिकीय स्थान में ही पाया जाता है। होता ही है ये भी तो पता होना चाहिए आपको। देखिए
सोडियम सबसे अधिक बाह्य कोशिकीय स्थान यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में ये पाया जाता है। ये कोशिकाओं के बाहर जैसे कि आपका रक्त और लिम्फ में, ठीक है, अधिक सांद्रता में ये मौजूद होता है। सोडियम का यह उच्चतम स्तर कोशिकाओं में कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे जल और विद्युत संतुलन को बनाए रखना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है सोडियम इज फाउंड इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर spaces. It is present in higher concentrations outside of the cells, such as in blood and lymph. This higher level of sodium plays an important role in cell functions such as maintaining water and electrical balance. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात यही हो रही थी कि सोडियम इज मैक्सिमम कहाँ पे पाया जाता है, तो हमने एकदम से बता दिया कि भाई एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में पाया जाता है। और हमने इस चीज को अच्छे से डिस्कस कर लिया कि सोडियम सबसे अधिक जो वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में पाया जाता है। ये कोशिकाओं के बाहर जैसे कि आपका ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, ठीक है, और अधिक सांद्रता में ये वहां पे मौजूद होता है, ठीक है। बस इतना भी याद रख लिए, इतना भी पढ़ लिया तो काफी रहेगा। क्वेश्चन आएगा तो फिर आपका आंसर जो है छूटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं नॉर्मल ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट इन CSF, ठीक है। CSF में सामान्य ग्लूकोज स्तर कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उठा लीजिए कोई भी प्रीवियस पेपर, ठीक है, होम्योपैथी का, वहां पे क्वेश्चन जरूर बनाए। और जब हम 5000 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बार बार, ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे हम टॉपिक, सब टॉपिक और क्वेश्चंस हर एक चीज को एनालाइज कर रहे हैं हमारे होम्योपैथी के एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो जब आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेंगे, थ्योरी क्लासेस अच्छे से लगा लेंगे, ठीक है, टेस्ट आप अगर आप अच्छे से दे लेंगे, ठीक है, और टेस्ट भी आप उन अभ्यर्थियों के साथ देंगे, तो फिर दिक्कत कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है। 397 पोस्ट में से मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपकी बस सरकारी नौकरी लग जाएगी, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए नॉर्मल ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट इन CSF इज, CSF में सामान्य ग्लूकोज स्तर कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को आना चाहिए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50 से 80 मिलीग्राम DL, ठीक है। देखिए होता क्या है ये CSF, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में सामान्य ग्लूकोज स्तर जो 50 से 80 मिलीग्राम DL होता है। ये लेवल रक्त में मौजूद ग्लूकोज का लगभग 60% होता है, ठीक है। और आपका तंत्रिका कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का ये प्रमुख स्रोत होता है। बस ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हीमोग्लोबिन टू अपीयर फर्स्ट इन फीटस इन, वेरी इंपॉर्टेंट, भ्रूण में सबसे पहले कौन सा हीमोग्लोबिन दिखाई देता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, सभी को आना चाहिए, कम से कम क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन टू अपीयर फर्स्ट इन फीटस इन, भ्रूण में सबसे पहले कौन सा हीमोग्लोबिन दिखाई देता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए HbF, ठीक है, यानी कि फीटल हीमोग्लोबिन, ठीक है, फीटल हीमोग्लोबिन यानी कि HbF जो है भ्रूण में सबसे पहले दिखाई देता है। ये भ्रूण के विकास के दौरान मुख्य रूप से रक्त में मौजूद होता है, कहाँ पे, ब्लड में होता है, और ऑक्सीजन को अधिक प्रभावी ढंग से पकड़ने में मदद करता है, जो भ्रूण के लिए आवश्यक है। जन्म के बाद HbF धीरे धीरे HbA यानी कि वयस्क हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लो उनकी इफेक्ट्स को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सबसे अधिक किस पर निर्भर करता है, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज मोस्ट डिपेंडेंट ऑन, किसके ऊपर निर्भर करता है सबसे ज्यादा, जल्दी से बताना है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जल्दी से, ऑप्शन सभी के सामने है, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिनाल ब्लड फ्लो, गुर्दे का रक्त प्रवाह, ठीक है। देखिए होता क्या है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मुख्य रूप से ग्लोमेरुलर कैपिलरी यानी कि प्रेशर पर निर्भर करता है, ठीक है। ये दबाव रक्त को ग्लोमेरुलर से फिल्टर उसके बॉमल्स कैप्सूल में लाता है, जहां से रक्त को फिल्टर किया जाता है, और फिर रक्त के जितने भी अवांछनीय टाइप्स रहते हैं, ठीक है, वो उससे फिर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर यही चीज यहाँ पर बात हो रही थी कि भाई बता दीजिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सबसे अधिक किस पे निर्भर करता है। आपको याद रखना है रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है, गुर्दे का रक्त प्रवाह, ठीक है। क्योंकि होता क्या है जितने भी अवांछनीय घटक रहते हैं, ठीक है, उससे फिर वो बाहर चीजें निकल जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन पोटेंशियल के दौरान, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी प्रवेशता बढ़ती है, ठीक है, बताना है जल्दी से, जल्दी से बताइए, जल्दी से। एक्शन पोटेंशियल के दौरान क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम, ठीक है। देखिए एक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है क्या ये
देखिए एक्शन पोटेंशियल के दौरान सोडियम Na+ की एलिजिबिलिटी बढ़ती है। जब तंत्रिका कोशिका में एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है तो सोडियम चैनल खुलते हैं, जिससे सोडियम आयन कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। इससे कोशिका के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज की वृद्धि होती है, जो डिपोलराइजेशन का कारण बनता है। ठीक है, बस सिंपल सी चीज यहाँ पे यही कि ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखते हैं। ऑडिटरी इम्पल्सेस रिलेट टू, ठीक है, श्रवण संकेत किसको संप्रेषित करते हैं, यानी कि ऑडिटरी इम्पल्सेस रिलेट टू। ठीक है, बताना है, सभी को आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस देखिए जल्दी से, क्या इसका सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से सोचिए, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। देखिए ऑडिटरी इम्पल्सेस रिलेट टू ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, जेनिकुलेट बॉडी। ओके, देखिए श्रवण संकेत यानी कि मीडियल जेनिकुलेट बॉडी को संप्रेषित यानी कि कन्वेड होते हैं। ये संकेत मस्तिष्क के थैलेमस के इस हिस्से में होते हुए ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाते हैं, जहां से ध्वनि की पहचान और प्रोसेसिंग फिर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि वही ऑडिटरी इम्पल्सेस रिलेट टू, एकदम से हमें ऑप्शंस आ गया मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, और इसके बारे में फिर हमने पढ़ लिया। ठीक है, देखिए जब आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी मॉडिफाइड बनेगा तो आपके पास आंसर होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आयरन Fe का अवशोषण निम्नलिखित द्वारा घटता है, सिवाय उसके सिवाय बताना है। एब्जॉर्प्शन डिक्रीज बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जल्दी से बताइए, जल्दी से ऑप्शन देखिए सभी। ठीक है, देखिए आयरन Fe का अवशोषण निम्नलिखित द्वारा घटता है, इसके द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन सी। ठीक है, देखिए विटामिन सी आयरन के अवशोषण एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ना कि घटाता है, ये याद रखो। ठीक है, इसके विपरीत फाइटस फॉस्फेट और टॉरिन, ठीक है, आयरन के अवशोषण को घटा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्स्ट सेंटर इज सिचुएटेड इन, यानी कि प्यास का केंद्र कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को आना चाहिए। ठीक है, देखिए थर्ड सेंटर की यहाँ पर बात हो रही है, आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के अंदर एक महत्वपूर्ण संरचना है, आप सभी को मालूम है, जो शरीर के विभिन्न स्वायत्त कार्यों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, जैसे कि प्यास, भूख, टेम्परेचर नियंत्रण वगैरह आदि। ठीक है, अब देखिए आपको सिंपल करना क्या है। अब सिंपल आपको 8278723715, ठीक है, और 5000 क्वेश्चन सीरीज के साथ आज ही आपको जुड़ना है। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट के साथ जुड़ना है, आपको थ्योरी क्लासेस के साथ जुड़ना है, आपको कंप्यूटर के कम से कम 2500 क्वेश्चंस के साथ जुड़ना है। ठीक है, आपको डेली टेस्ट के साथ जुड़ना है। ठीक है, और अगर आप ये सारी चीजें जुड़ते हैं, तैयारी करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 397 पोस्टों में से आपका सरकारी नंबर पड़ जाएगा, लेकिन पड़ेगा उसका जो अच्छे से पढ़ लेगा। ठीक है, तो जुड़ जाइए। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, पीछे मत रहिए, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम में, क्योंकि मार्च अप्रैल तक आपका ये पेपर हो सकता है। ठीक है,